हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में संख्या पद्धति पर आधारित या नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिखाने जा रहा हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इनमें से कई प्रश्नों में इतनी आसान ट्रिक्स लगाई जाती हैं कि इनके उत्तर बिना पेन उठाए केवल मन में ही कैलकुलेट कर लिए जाते हैं और इनको हल करने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है। तो आइए उन ट्रिक्स को आप अच्छी तरह से समझिए और इन प्रश्नों को देखिए कि ये प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 और डैश 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 अनंत तक लगा हुआ है। दूसरे प्रश्न में वर्गमूल 6 वर्गमूल 6 वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 को किया गया है, लेकिन इसमें डैश नहीं लगी। और तीसरे प्रश्न में वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा अनंत तक है, डैश तक। चौथे प्रश्न में वर्गमूल 20 माइनस वर्गमूल 20 माइनस वर्गमूल 20 और माइनस, और ये अनंत तक है। और पांचवें प्रश्न में 11 प्लस वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 11 प्लस और अनंत तक चल रहा है ये। छवें प्रश्न में वर्गमूल 17 माइनस वर्गमूल 17 माइनस वर्गमूल 17 माइनस और अनंत तक है। जबकि सातवें में 19 वर्गमूल 19 माइनस वर्गमूल 19 माइनस वर्गमूल 19 और माइनस अनंत तक अप टू इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी का निशान है। और यहाँ भी इन्फिनिटी का निशान है 6 में। और आठवें प्रश्न में √8 प्लस √8 माइनस √8 प्लस √8 अप टू इन्फिनिटी। और नाइन्थ में √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस अप टू इन्फिनिटी। और 10th में √12 प्लस √12 माइनस √12 प्लस अप टू इन्फिनिटी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन सब में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पैटर्न है, इनको हल करने की ट्रिक्स हैं और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इनको लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और अगर ये ट्रिक आपको समझ आ जाएंगी तो आपके लिए फिर ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। इनको आप 1 सेकंड के अंदर हल कर लिया करेंगे। और आइए इस वीडियो को अंत तक आप लास्ट तक बने रहें और देखें, और सभी कंसेप्ट आपके क्लियर करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वीडियो अगर आपको कहीं दिख भी जाएंगी, अगर पेपरों में या बुक्स में आपको ये कहीं नज़र भी आएंगे क्वेश्चन, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि इन क्वेश्चनों की केवल आंसर दिए जाएंगे, ट्रिक्स बताई जाएंगी, लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर किए किसी ने। तो इस वीडियो में मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको ट्रिक्स तो दिखाऊं साथ में कंसेप्ट भी क्लियर करूं। तो जब कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा फिर ये ट्रिक आपको कभी भी नहीं भूलेगी। तो आइए क्वेश्चन भी देखें, उनकी ट्रिक भी देखें और उनके कंसेप्ट भी समझें। बस शर्त यह है कि आप शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहें और आप वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें। आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा और ट्रिक्स भी दिखाऊंगा। तो आइए एक एक करके इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 और अप टू इन्फिनिटी अनंत तक ये चल रहा है। सबसे पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक ये है कि अगर ये डैश 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 लगा होगा और ये अनंत तक चल रहे हैं तो आपका आंसर, ट्रिक पहले देख लीजिए। इसका ट्रिक है कि जो अंदर दिया हुआ है वही आंसर है। बस हो गया। आपने पेपर में सिर्फ अंदर देखना है वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 और अब ये लगी है डैश 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 अनंत तक। तो जो अंदर लगा हुआ है आंसर 7 वही आपका आंसर है। और इसका कंसेप्ट क्या है, आइए मैं आपको कंसेप्ट भी दिखा देता हूँ। ये आपने भी ट्रिक देखी, अब आप इसका कंसेप्ट भी समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है जिसको आपने अभी देख रहे थे, वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 7, अब चाहे जितनी बार मर्जी लिख लो। तो इसको हम मान लेते हैं x। इसको x मान के हम फिर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों वर्ग करने पर इसका भी वर्ग कर देते हैं और इसका भी वर्ग कर देते हैं।
इसका जब वर्ग करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, लेकिन एक वर्गमूल कटता है और वो आता है 7, और उसके बाद क्या आता है वर्गमूल 7, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 वापस आ जाता है। ठीक है, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 चलता रहता है आगे अप टू इन्फिनिटी, और बराबर है एक्स क्यूब। अच्छा आगे देखिए क्या हुआ, 7 और ये जो वर्गमूल 7 बार बार चल रहा था, ये क्या था, आपने इसको एक्स माना था, तो ये हो गया, ये सारा ये 7 हो गया और ये एक्स हो गया, क्योंकि एक बार वर्गमूल कट जाता है, एक बार वर्ग करने से वर्गमूल कटता है, सिर्फ एक वर्गमूल कटता है, बाकी के बैठे रहते हैं, और वो बाकी वर्गमूलों को क्या लिया एक्स, और सामने क्या है एक्स क्यूब। हुआ ये है कि ये एक्स क्यूब से कट गया, यानी 7 बराबर है एक्स क्यूब। एक मिनट, आपने क्या माना था एक्स को, ये सारा जो है इसको एक्स माना था, वर्गमूल 7 बराबर है एक्स, तो आपका आंसर क्या आ गया 7। इसलिए आपका ये जो अंदर लिखा गया है 7, अगर ये डैश 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 होगा, बार बार ये चल रहा होगा, तो आपका वही का वही आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है वर्गमूल 8 और आगे डैश 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 अप टू इन्फिनिटी अनंत तक, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आप भी बताइए क्या आना चाहिए 8। क्यों, आपने पीछे देखा कि इसमें जो अंदर लिखा जाता है और डैश 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 हो तो अंदर वही आ जाता है, तो अंदर आपका आंसर आ गया 8। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको ये क्लियर हो जाएंगे। √6 और डैश डैश डैश, तो क्या आंसर आएगा 6 आंसर है। कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, आपने देख लिया, कंसेप्ट को करने की ज़रूरत नहीं, पेपर में आपने कंसेप्ट बिल्कुल नहीं करना, वो समझाने के लिए मैंने एक बार आपको कर दिया, आपने सिर्फ पेपर में ये करना है। इसको करने का हल टाइम लगेगा सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड ओनली। आपने देखना है बार बार 8 आ रहा है, लेकिन आगे डैश डैश होगी तो फिर याद कर लीजिए, अगर डैश डैश लगी होगी, अनंत का चिन्ह होगा तो। अब यहाँ मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, अगर ये डैश डैश का चिन्ह, ये अनंत का निशान ना हो, मान लीजिए ना हो, और केवल आपको 3 बिंदियाँ लगा दी जाएं, तो तब भी ये अनंत ही माना जाता है। अगर आपके अनंत या इन्फिनिटी का निशान है नहीं लगा होता, तब भी डैश डैश लगने के बाद इसको अनंत ही माना जाता है। ठीक है, और आंसर आपका 8 और 6 ही आएगा, तो आप याद रखिएगा इसको, तो इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है √6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वर्गमूल 6 बराबर है प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर आपका 6, गलत, इसका आंसर 6 नहीं आएगा। क्यों, इसमें डैश डैश लगी है, नहीं लगी। अगर ये डैश डैश नहीं लगेगी, अगर ये डैश डैश लगी होगी, अर्थात ये अनंत तक होगा, तो इसका आंसर 6 होगा। अगर डैश डैश या अनंत तक नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर 6 नहीं है। अब क्या हुआ, पैटर्न चेंज हो गया है। अब देखिए क्या हुआ, आप इसमें ये गिनिए, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो आप क्या करें, 2 की शक्ति 4 लगा लें, 2 की शक्ति 4। अब ये बताइए 2 की शक्ति 4 कितनी होती है, 16। ठीक है, 16 आती है। अब आपने क्या करना है, 6 की पावर, आपने इसमें 6 की पावर 16 लिखना है। 6 की पावर, ये जो 2 की पावर 4 है ना, 1 2 3 4, ये 4 बार है, तो 2 की पावर 4 लिखा जाएगा, 2 की पावर 4 ही लिखना है आपने, और बराबर है 2 की पावर 4 होती है 16। ठीक है, अब
ये जो 6 है ना अंदर जो लिखा हुआ 6, इस 6 के ऊपर 16 की पावर लगा के 16 में घटा दो 15 और ये आपका आंसर है। ये है आपकी ट्रिक। बस हो गया। अब ये ऐसा क्यों होता है, अगला एक और क्वेश्चन देखता हूँ, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर करता हूँ। अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है। एक, दो, तीन, चार, 5। अब इसका आंसर क्या होगा? आप ध्यान दीजिए, इसमें डैश डैश और अप टू इन्फिनिटी का चिन्ह नहीं लगा था, इसमें भी डैश डैश या अप टू इन्फिनिटी का चिन्ह नहीं लगा। कितनी बार है ये? 1, 2, 3, 4, 5 बार है। तो आपने क्या करना है, 2 की शक्ति 5 लिखना है, और 2 की शक्ति 5 होता है 32। तो अब आपने क्या करना है, 11 के ऊपर जो अंदर लिखा है ना 11, उस 11 के ऊपर शक्ति लगानी है 32 की, और 32 के ऊपर 32 में 1 घटा के लिख देना है 31, और ये आपका आंसर आ गया। बस इतनी देर का काम है ये। और ये है आपकी अभी तक ये भी आपने देखी ट्रिक। अब इन दोनों प्रश्नों का कंसेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। आइए हम इसको देखते हैं, इनका कंसेप्ट क्या है। आइए दोस्तों इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ये आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें डैश डैश का उपयोग नहीं हुआ है। तो ये 2 की पावरें इस पर क्यों आ जाती हैं, और ये ऐसा जो पावरें लगती हैं क्यों लगती हैं, तो आइए इसको समझते हैं। अब देखिए, मैं बाहर का 11 तो लिख देता हूँ ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद क्या हुआ, गुणा। ये जो वर्गमूल 11 है इसका मतलब है 11 के ऊपर 1/2 की शक्ति, क्योंकि वर्गमूल जो होता है वो 1/2 की घात होता है, और ये क्या है 11 के ऊपर 1 की शक्ति। अब आगे क्या हुआ, आगे हुआ 1 और ये आधार दोनों बराबर हैं, तो 1 और आधा जुड़ के कितना हो गया, 11 की शक्ति 1.5, अर्थात ये बन गया 11 की शक्ति 3/2, और ऊपर लग गया वर्गमूल। ठीक है ना, 1 और आधा आपस में जुड़ गया, दोनों का आधार बराबर हैं और गुणा कर रहे हैं, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। 1 और आधा जुड़ के कितना हो गया 1.5 यानी 1.5, और 1.5 का मतलब हो गया 3/2, और बाहर वर्गमूल की लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 की शक्ति 3/2 गुणा 1/2, अर्थात 11 की शक्ति 3/4। ठीक है, और ये इसका आंसर है। तो ये आपने जो देखा अभी, ये आपने पेपर में बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किया है कि आपको समझ आ जाए कि ऐसा क्यों करते हैं। अब आइए, अगर ये प्रश्न मेरे पास होता तो मैं इसको कैसे करता। मैं कहता ये 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो गई। 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, और मुझे क्या करना है 11 लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहूँगा 11 के ऊपर 4 लिख के ऊपर 3 लिख दो, और ये आंसर हो गया। और आपने इतनी देर में आंसर लिख देना है कि 11 के ऊपर 3/4 की पावर, अर्थात 2 बार 11 है, 11 लिख दिया, और 2 बार है तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 4 होती है। 4 लिख के ऊपर 3 की पावर लगा के 4 में 1 घटा के 3 लिखते हैं, और 11 की पावर 3/4 इसका आंसर हो जाता है। अब इस तरह से ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मैं इसका एक प्रश्न और देता हूँ आपको, आप इसको खुद करेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम नज़र मारेंगे इसमें डैश डैश लगी है कि नहीं लगी, नहीं लगी, अर्थात ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की शक्ति 5, और 2 की शक्ति 5 कितनी होती है 32, और मेरे अंदर संख्या में क्या लिखा हुआ है 5। तो मैं क्या करूँगा, 5 के ऊपर 32 की घात लगा के ऊपर 32 के लिख दूंगा। 32 में 1 गया 31, और ये मेरा आंसर आ गया।
अब आपको मैं सोचता हूँ, मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुका है और आपको ट्रिक भी पता चल गई है कि ये इसको ऐसे किया जाता है। एक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप 2 की सारी पावरें याद कर लें 10 तक, ठीक है। 2 की पावर 1 2 हो गई, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 हो गई 8 और 2 की पावर 4 है 16 और 2 की पावर 5 होती है 32 और इसी तरह 2 की पावर 6 हो गई आपकी 64 और 2 की पावर 7 है आपकी 128 और 2 की पावर 8 है आपकी 256, 128 है तो उसके बाद 2 की पावर 8 एक 256 होती है, 2 की पावर 9 होती है 512 और 2 की पावर 10 होती है 1024। तो आप दोस्तों अगर इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं बड़ी जल्दी से कम 2 की पावर 1 से लेकर 10 तक आपको बिल्कुल पक्की लर्न होनी चाहिए, नहीं तो पेपर में आप 2 को गुणा करने बैठ जाओगे, अपना 4-5 मिनट वहाँ बर्बाद कर दोगे और आंसर गलत भी कर सकते हो। इसलिए 2 की पावरों की यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है और आप समझ गए हो कि 2 की पावरें क्यों लेते हैं। ये वर्गमूल होते हैं और वर्गमूल बार बार गुणा करते रहते हैं और घात के साथ जुड़ते रहते हैं और आखिर में यह क्वेश्चन आता रहता है। इसका कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका है और ट्रिक भी समझ आ गई है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा डैश 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 अप टू इन्फिनिटी अनंत तक। अब इस प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपको दिया गया है 12 के 2 टुकड़े कर लें, 3 गुणा 4 और वो 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए, 2 फैक्टर 2 गुणनखंड ऐसे होने चाहिए उनमें आपस में एक का अंतर जरूर होना चाहिए। होने को 12 6 दूनी 12 भी होता है, 12 कम 12 भी होता है, लेकिन आपने वो नहीं लेने, आपने सिर्फ 3 चौके 12 ही लेना है क्योंकि इसमें एक का अंतर है। और ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनमें एक का अंतर होगा और उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आपका आंसर होगा बड़ा वाला 4, आंसर होगा 4, आंसर है आपका 4। अब इसी प्रश्न को अगर मान लीजिए एक और प्रश्न मैं इसका देता हूँ, 8वां प्रश्न, और यही मैं लिख देता हूँ 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस डैश डैश डैश। तो अगला प्रश्न मैंने ले लिया 8वां प्रश्न, वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी अनंत तक। इसका आंसर क्या लेंगे, फिर वही करूँगा, 12 के 2 गुणनखंड करूँगा, 3 गुणा 4, इस बार क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस में क्या होती है चीज़ घटाने से छोटी हो जाती है। आपका 3 आंसर है, आंसर हो गया आपका 3। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है और ये कितना आसान प्रश्न है। सबसे पहले आपने 12 जो भी अंदर संख्या दी जाएगी उसके 2 गुणनखंड करने ऐसे जिनमें एक का अंतर आ जाए, और अगर प्लस का निशान होगा तो प्लस का मतलब जोड़ने से चीज़ बड़ी आती है, तो बड़ा आंसर होगा 4, आंसर हो गया। अगर आपका 12 माइनस 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 और अप टू डैश 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 चल रहा है, तो आपने क्या करना है 2 गुणनखंड करने हैं 3 और 4 जिनमें एक का अंतर आ जाए, और घटाने से चीज़ क्या होती है छोटी होती है, छोटी होती है तो आपका छोटे वाला आंसर है 3, आंसर आ गया, हो गया आपका क्लियर। अब इसके आगे मैं आपको इसका भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये छोटा और बड़ा आंसर में कैसे आ जाता है। तो आइए अगले प्रश्न में मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए ये रहा आपका प्रश्न जो अभी हमने पिछले किया था 8वां प्रश्न। इस 8वें को क्लियर करते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। 8वें प्रश्न में मैंने लिखा था वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा अप टू अनंत डैश। तो इसको लिख लेते हैं हम, मान लीजिए थे एक्स लिख के दोनों और इसका वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, वर्ग से इसका वर्गमूल कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12, और आगे क्या आएगा, आगे वही आएगा वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 जमा वर्गमूल 12 बराबर एक्स स्क्वायर। ये बताइए ये जो वर्गमूल 12 जो बार बार लिखा जा रहा था इसको आपने क्या माना था एक्स, तो क्या हो गया एक्स हो गया बराबर है
12 एक मिनट 12 के आगे प्लस आएगा ना, हाँ, तो ये हो गया 12 प्लस एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारा उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर है 0। अब इसकी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, तो इसके में क्या होता है कि यहाँ माइनस का मतलब होता है कि दोनों के चिन्ह अलग हैं और उनको घटाया गया है, और यहाँ एक आने का मतलब है कि उनके गुणनखंड ऐसे हैं कि जो 4 तिये 12 टाइप के हैं, और यहाँ माइनस होने का मतलब माइनस का 4 है और जमा का 3 है। तो इसके मूल बने हैं, इसके मूल बने माइनस का 4 और जमा का 3, और गुणा करने से क्या होगा -12, और ये घटाने से क्या आएगा -4 में 3 के -1। ठीक है, अब इसके बाद इनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। ये द्विघात समीकरण को हल करने की शॉर्ट ट्रिक है। माइनस का चिन्ह जमा का बना देते हैं और जो जमा वाला है उसको माइनस का बना देते हैं। माइनस वाला आंसर में लेते नहीं, जमा वाला आंसर में ले लेते हैं, इसलिए आपका जमा 4 आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला मैं दिखाता हूँ आपको, इसी कंसेप्ट को माइनस वाले के साथ करके दिखाता हूँ। अब इसी चीज़ को हम माइनस के साथ समझते हैं, कैसे किया जाता है। अब ये प्रश्न हमारे को दिया गया है और हम इसको मान लेते हैं कि x के बराबर है। अब दोनों और इसका वर्ग करते हैं, और दोनों जब वर्ग करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है एक बार, तो ये हो जाता है 12, और आगे क्या लिखा हुआ है माइनस वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस बराबर है एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या माना था हमने, एक्स माना था। ये हो गया 12 माइनस एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों उधर जाएंगे, एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 12 बराबर है 0, और बन गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 12 के गुणनखंड करेंगे ऐसे कि उनमें एक का अंतर आ जाए। क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह का मतलब है कि दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, कि माइनस का एक जमा का है, और 4 तिये 12 और घटाया गया है, 4 में 3 गया 1। अब इसका मतलब यह कि 4 वाला बड़ा है और दूसरा कौन है -3 है, ताकि 4 में 3 जाए और जमा का 1 आ जाए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनके चिन्ह बदल देने हैं। जमा वाले को माइनस बनाना है और माइनस वाले को जमा का बनाना है। और होता क्या है कि द्विघात समीकरण में माइनस वाले को लेते नहीं आंसर, जमा वाले का आंसर ले लेते हैं, तो लो आंसर आपका आ गया। यानी कि अगर माइनस लगी होगी तो छोटे वाला आंसर होगा, और अगर प्लस लगी होगी तो बड़े वाला आंसर होगा। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपने ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पेपर में करना, आपने सीधा काम ये करना है, अगर यहाँ प्लस होगी तो बड़े वाला आंसर है, माइनस होगी तो छोटे वाला आंसर है, और दो जो गुणनखंड करने हैं वो ऐसे होने चाहिए उनमें एक का अंतर जरूर आए। यहाँ आपको मैं ये जरूर बता देता हूँ। आइए इसको हटा देते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी आपको पेपर में दिए जाएंगे जिनमें प्लस या माइनस लगे होंगे और अनंत तक वो चल रहे होंगे, तो वो ज़रूर ऐसे ही आएंगे। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, 5 छिके 30, 6 सते 42, 7 अठे 56, 8 9 72, 9 दाए 90 और इसी प्रकार। तो इस प्रकार की संख्याएं दी जाएंगी पेपर में, क्योंकि इनके अंदर गुणनखंडों में एक का अंतर आता है। जब तक एक का अंतर नहीं आएगा वो प्रश्न को नहीं बना सकते, क्योंकि खुद वो हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने क्या करना है, इनके गुणनखंड होंगे 1 गुणा 2, यहाँ होगा 2 गुणा 3, और यहाँ होगा 3 गुणा 4, और यहाँ आएगा 4 गुणा 5, और यहाँ आएगा 5 गुणा 6, इसमें होगा 6 गुणा 7, और इसमें होगा 7 गुणा 8, और ये होगा 8 गुणा 9, और ये होगा 9 गुणा 10, और ऐसे ही आगे सिलसिला चलता रहेगा। अब इसमें आपने क्या करना है, अगर इनके साथ किसी के भी प्लस लगा होगा तो आपने बड़े वाले को आंसर देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 को आंसर देना है अगर प्लस लगा होगा तो। और इन नंबरों में अगर माइनस लगी होगी तो आप छोटे वाले को आंसर देंगे। यहाँ 1 6 होगा तो 2 दे देना,
12 होगा तो 3 देना, अगर माइनस लगी होगी तो। यहाँ 4 और 30 लगा होगा, -30 -30 होगा तो 5। इस तरह 42 माइनस वर्गमूल 42 होगा तो 6 देना, 56 में 7 और 72 के मामले में 8 और 90 के मामले में 9 का आंसर देना अगर माइनस लगी होगी तो। प्लस लगा होगा तो बड़े वाला, माइनस लगी होगी तो छोटे वाला। और गुणनखंड ऐसे होंगे जिनमें एक का अंतर जरूर आएगा। तो आइए इसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 9वां सवाल देखते हैं। 11 जमा वर्गमूल 11 जमा वर्गमूल 11 जमा वर्गमूल 11 जमा डैश डैश डैश। पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा कि आपने उनके गुणनखंड कर लिए जिनमें एक का अंतर आ रहा था। अब जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते उनमें क्या करें? अब क्या करेंगे? 11 का गुणनखंड होता ही नहीं। तो इनके करने के लिए हम आपको एक तरीका दे रहे हैं, सुनिए क्या तरीका है। इसमें आप इस चीज़ को याद कर लें, 4x जमा 1 का वर्गमूल बटे 2 लिखा गया और यहाँ बीच में क्या है? प्लस। तो प्लस है तो यहाँ पर लिख दें 1। और x कौन है? इसमें x होगा आपका जो अंदर लिखा हुआ है 11। ठीक है, आइए इसको करते हैं। 4 गुणा 11 जमा 1 का वर्गमूल बटे 2 जमा 1। और 1 क्यों लिखा है? जमा क्यों लिखना है? जब यहाँ जमा प्लस का निशान होगा तो यहाँ प्लस का लगाना है और 1 लिखना ही लिखना है। और यहाँ x कौन होगा? जो यहाँ लिखा जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो गया 11 चौके 44 जमा 1 ऊपर वर्गमूल बटे 2 प्लस 1। तो क्या आएगा? 44 और 1 कितना हो गया? 45 बटे 2 प्लस 1। और ये क्या है आपका आंसर। हो गया क्लियर? देखिए, जब आपके अंदर बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रश्न होगा, बीच में प्लस का निशान लगा हो, वर्गमूल 11 जमा वर्गमूल 11 जमा वर्गमूल 11 जमा वर्गमूल 11 जमा आगे डैश 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 अनंत तक, तो आपने क्या करना है? इस फार्मूले को याद रखना है। 4x + 1 अपॉन √ 4x + 1 अपॉन 2 + 1 यानी 4x जमा 1 का वर्गमूल बटे 2 जमा 1। और जमा 1 कब लगाना है? जब यहाँ जमा लगी होगी तो यहाँ जमा का निशान आएगा। ठीक है, जमा का निशान आ गया। और x कौन है आपका? जो यहाँ लिखा हुआ है 11। जो भी जिसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे वो, और जब गुणनखंड होते हैं फिर तो वो पिछला तरीका था ही, लेकिन अगर गुणनखंड नहीं हो पाएंगे तो ये तरीका काम करेगा, ये जो आपके सामने। अब ये हो गया 11 चौके 44 जमा 1। 44 और 1 कितना हो गया? ये है ना 11 चौके 44 हो गया, 11 चौके 44 और जमा 1 है 45, 44 और 1 45 और आगे बटे 2 हो गया और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया आगे। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें साइन चेंज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं, वर्गमूल 19 माइनस वर्गमूल 19 माइनस वर्गमूल 19 माइनस वर्गमूल 19 माइनस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ माइनस का निशान तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 19 के गुणनखंड नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे? उस फार्मूले का उपयोग करेंगे जो हमने आपको सिखाया था, 4x + 1 का स्क्वायर रूट बटे 2। और इस बार पीछे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो यहाँ -1 लिख दें। पीछे आपने क्या देखा था? प्लस था तो आपने क्या किया था? +1 किया था। और आगे क्या है? माइनस। तो आप क्या करेंगे? -1 लिखेंगे। बाकी वही है 4x + 1 का √/2। और x कौन है इस बार आपका x है 19। तो आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 19 जमा 1 और इसका वर्गमूल बटे 2 और -1। आगे क्या हुआ? 19 चौक 76 लिख दे, 76 जमा 1 बटे 2 -1। तो 76 1 कितना आ गया? 70। वर्गमूल 70 बटे 2 -1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फार्मूला लगा दिया 4x + 1 अपॉन 2 -1 का, क्योंकि 19 के गुणनखंड नहीं हो सकते। और x कौन है आपका? 19 है। तो 19 चौक 76, 19 गुणा 4 जमा 1 बटे वर्गमूल 2 बटे 2 और उसका वर्गमूल -1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -1 लिखना है। तो 19 चौक 76 और 76 जमा 1 यानी कि 77। तो आपका आंसर है √77/2 -1। ये आपका उत्तर हो गया।
अब एक प्रश्न और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वर्गमूल 23 जमा वर्गमूल 23 जमा वर्गमूल 23 जमा डैश 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 अप टू इन्फिनिटी अनंत तक। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले प्रश्न चल रहे थे, परंतु इसमें 23 के गुणनखंड नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे जो मैंने आपको दिखाया था, 4x + 1 का अंडर रूट अपॉन 2 और पीछे क्या लगा, प्लस लगा हुआ, तो यहाँ क्या आएगा +1। ठीक है, और ये हो गया 4 और यहाँ x हो गया आपका 23। तो 4 × 23 जमा 1 का वर्गमूल बटे 2 जमा 1। हाँ, 23 चौक कितने होते हैं, 92, 92। 23 चौक 92 प्लस 1 का वर्गमूल बटे 2 जमा 1, अर्थात 92 और 1 कितने हो गए, 93। 93 का वर्गमूल बटे 2 जमा 1 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। एक और देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23 माइनस डैश डैश बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करना है, फिर वही बात है, 23 के गुणनखंड नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 4x + 1 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 और ये क्या है माइनस, तो -1 लगा लेंगे और x इसका है 23। तो क्या बना आपका 4 × 23 जमा 1 का वर्गमूल बटे 2 माइनस 1। हाँ, 23 चौक कितने होते हैं, 23 चौके 92, तो 92 लिख लिया जमा 1 का वर्गमूल बटे 2 माइनस 1 और 92 और 1 कितने हो गए 93, 93 का वर्गमूल बटे 2 माइनस 1 और ये आ गया आपका आंसर। अब तो दोस्तों ये काफ़ी क्लियर हो गया। अब एक पैटर्न आपके सामने आने वाला है, 2 पैटर्न और आने वाले हैं, उन दोनों को भी देख लें क्या आने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। दोस्तों इस प्रश्न में आपने देखा, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है 8 जमा वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 8 जमा वर्गमूल 8 माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी अनंत तक। इसमें आपने देखा कभी जमा आता है, कभी माइनस आता है, कभी जमा आता है, कभी माइनस आता है, तो कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस आए, तो फिर क्या करना है। आइए इसमें थोड़ी सी हम चीज़ देखते हैं। क्या इसका ट्रिक है, आपने क्या करना है 4x - 3 का अंडर रूट करना है अपॉन 2 लिखना है, और अगर आपका पहला प्लस से शुरुआत होती है तो आपने आगे लिखना है +1। आपने हर प्रश्न में 4x - 3 ही लिखना है। अगर आपने पहले प्लस है तो प्लस लगाना है, +1 लिखना है, और लेकिन आप एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का आए तो आपने हमेशा 4x - 3 लिखना है, और x आपका होगा जो अंदर दिया होगा, x होगा आपका इस बार 8। ठीक है, तो आइए करते हैं 4 × 8 - 3 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 और +1, और +1 तब लगाना है जब पहला प्लस का होगा, और अगर एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस होगा तो 4x - 3 का फॉर्मूला चलेगा, 4x - 3 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। तो इसमें आपने क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करना है। 8 चौके कितने हो गए 32, 8 चौके 32 में से 3 घटा दो और बाद लगा दो स्क्वायर रूट, और ऊपर नीचे से 2 और आगे है +1। हाँ, क्या आया 32 में 3 गए 29, 29 का स्क्वायर रूट बटे 2 +1 और ये आपका आंसर है। देख लीजिए फिर दोस्तों, अगर आपको ऐसी संख्या मिल जाए कि वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 8 माइनस और आगे अनंत तक चलता रहे, तो आपने क्या करना है 4x - 3 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 का फार्मूला लगाना है, और यहाँ क्योंकि प्लस से शुरुआत हुई थी तो +1 लिखना है, और x आपका 8 है जो अंदर दिया हुआ है बार बार, तो आपने 4 × 8 = 32 और -3 लिख के
बटे 2 लिखना है और +1 लगाना है। अगर ये प्लस से शुरुआत होती है तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। 4 × 32, 32 में 3 के 29, वर्गमूल 29 बटे 2 जमा 1 आपका आंसर आ चुका है। आइए 2 क्वेश्चन और करते हैं और आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में आपके सामने है वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 जमा वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 जमा आगे फिर अनंत तक ये चलता रहता है सिलसिला। तो क्या करें, फॉर्मूला तो वही लगेगा। कौन सा लगेगा? 4x - 3 का √2। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पहले शुरुआत में माइनस है तो -1 आ जाएगा। आया समझ? और x है इस बार आपका 15, तो 4 × 15 -3, चाहे प्लस का शुरुआत हो चाहे माइनस की शुरुआत हो, यहाँ 4x - 3 का √ ही लिखा जाता है और /2 लिखा जाता है। लेकिन अगर माइनस से शुरुआत होती है तो -1 लिखना है, अगर प्लस से शुरुआत होती है तो +1 लिखना है। ये आपने देखा था, पिछले में +1 था, यहाँ प्लस था शुरुआत और आगे माइनस थी, तो पहले हमने +1 लिखा था। इस बार माइनस से शुरुआत है तो -1 लिख रहे हैं। तो बटे में 2 है और -1 है। क्या हुआ? 15 चौके 60 -3 का स्क्वायर रूट /2 -1। 60 में 3 के कितना आया? 57। 57 का स्क्वायर रूट बटे 2 -1 और ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका? अब लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 19 वर्गमूल 19 जमा वर्गमूल 19 माइनस वर्गमूल 19 जमा वर्गमूल 19 माइनस और अनंत तक ऐसे ही डैश डैश। तो आइए, जब एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का हो तो हमें क्या करना है? हमें लिखना है 4x - 3 का √2 और शुरुआत में अगर प्लस हो तो यहाँ +1 लिखना है और अगर शुरुआत में -1 हो तो यहाँ -1 लिखना है। अब आपका क्या, और x क्या है आपका? 19। तो क्या बन गया? 4 × 19 -3 बटे 2 और +1, तो 19 चौक 76, 76 - 3 का स्क्वायर रूट बटे 2 और +1। 76 में 3 के कितने हो गए? 73। 73 का स्क्वायर रूट बटे 2 +1 और ये आपका आंसर आ गया। तो याद रखना है, प्लस से शुरुआत होएगी तो +1 लिखना है, माइनस से शुरुआत होएगी तो -1 लिखना है। और जब एक प्लस का एक माइनस का और एक प्लस का एक माइनस का आएगा तो आपने 4x - 3 का √ बटे 2 लिखना ही लिखना है। और चाहे माइनस से शुरुआत करें चाहे प्लस से शुरुआत करें, यहाँ आपने 4x - 3 ही लिखना है इसके रूट में और बटे 2 लिखना है। और हाँ, ये कि जमा से शुरुआत करें तो जमा 1 लिखना है, माइनस से शुरुआत करें तो -1 लिखना है। और ये आपने देखा, इस प्रकार के सारे पैटर्न मैंने आपको कराए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अब हमारे सब्सक्राइबरों को बढ़ाने में हमारी पूरी सहायता करिए। तो हम आपके लिए इसी तरह मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डेली आपको एक मैथ की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके अलावा हम रीजनिंग और इसकी भी देंगे, जीके की भी वीडियो देंगे। तो तब तक नमस्कार, अलविदा, जल्दी फिर मुलाकात होती है आपसे।